दोबारा सुन लें भाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? द वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। कोई भी दो जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई भी दो एटम्स हों, बिल्कुल एक जैसे एटम्स होने चाहिए। दोनों अगर हाइड्रोजन के हैं तो दोनों हाइड्रोजन के हों, दोनों अगर लिथियम के हैं तो दोनों लिथियम के हों, और दोनों अगर कार्बन के एटम्स हैं तो दोनों कार्बन के हों। उन दोनों कार्बन के एटम्स को जब आप एक दूसरे के बराबर में रख देंगे, और एक दूसरे के बराबर में रखने के बाद आप उनके न्यूक्लियस के दरमियान, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, उसके दरमियान का जब आप आधा फासला लेंगे तो वो आधा फासला कहलाएगा एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एटम बनाया हुआ है जिसके कितने शेल्स हैं, जिसके एक शेल ये रहा और दूसरा शेल ये रहा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा एटम है, उसका एक शेल ये रहा, दूसरा शेल ये रहा। दोनों एटम्स के पास दो दो शेल्स हैं और दोनों एटम्स का ये रहा न्यूक्लियस। जो इन दोनों न्यूक्लियस हैं, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो भी फासला है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक लाइन से। और इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होगा, जब हम उसका हाफ डिस्टेंस ले लेंगे तो वो हाफ डिस्टेंस कहलाएगा उनका एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई के ऊपर पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से असर होता है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है उसका, एलिमेंट्स चेंज होते हैं तो किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई के ऊपर फर्क पड़ता है, ये देखते हैं। Atomic radii or ionic radii of an element increase as the atomic number increase. It is noticed that in down group atomic radii increased because the addition of new shells in an atom, while in a period left to right the atomic radii decrease because of the greater number of proton to attract same number of shells. ये है इसका ग्रुप ट्रेंड। अब इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्ज कीजिए, इन सबको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक एटम है और उस एटम का नाम है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इसके पास कितने शेल्स होते हैं देख लेते हैं। ये भी कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इस कार्बन का जो ताल्लुक है वो है ग्रुप 4A से। ठीक, यानी कार्बन के पास, कार्बन एक ऐसा एटम होगा जिसके पास कितने शेल्स होंगे, कार्बन के पास होंगे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने, नहीं 4 होंगे। नहीं फिर नहीं जल्दी से बताओ। 2। हाँ, कार्बन के पास 2 शेल्स होंगे। ये कार्बन का पहला शेल आ गया, सॉरी ये कार्बन का दूसरा शेल आ गया, और ये कार्बन का आ गया पहला शेल। सही है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी से बताओ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। अब इसी कार्बन की फैमिली में कार्बन के बिल्कुल नीचे एक एलिमेंट आता है और उस एलिमेंट का नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सही। और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होती है, K2L8M4। और इस सिलिकॉन का भी जो ग्रुप है वो कौन सा है, 4A। यानी इस पीरियोडिक टेबल में पहला जो एलिमेंट है वो कार्बन है और दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन है, सिलिकॉन। कौन से ग्रुप में, ग्रुप 4A में। 4A। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यहाँ ओपन किया, किसी भी पीरियोडिक टेबल पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पर हमने इस पीरियोडिक टेबल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखें पहला कौन है, देखो कार्बन है। 14 कॉलम के अंदर पहला कार्बन है और दूसरा कौन है, सिलिकॉन। कार्बन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6। सिलिकॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। अब कार्बन और सिलिकॉन में जो फर्क है वो फर्क किस चीज का है बताइए मुझे। कार्बन और सिलिकॉन में फर्क ये है, दोनों ग्रुप 4 के हैं बेशक,
मगर कार्बन के पास है 2 शेल्स और सिलिकॉन के पास कितने शेल्स होंगे? 3। सिलिकॉन के पास होंगे 3 शेल्स होंगे। इस सिलिकॉन के मैंने 3 शेल्स बना दिए। अब मुझे खुद बताओ, देख कर ही बताओ, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। दोनों एटम्स में से किस एटम का साइज बड़ा है? सिलिकॉन। और किसका साइज छोटा है? कार्बन। सिलिकॉन का साइज क्यों बड़ा है? क्योंकि उसमें शेल्स उसके ज्यादा शेल्स ज्यादा है। इसमें शेल्स ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, टॉप से बॉटम की तरफ आते हो, तो हर बारी में, एक सेकंड में माइक ऑफ कर दूं आप लोगों के जरा, किसी के एक के माइक से जो है शोर आ रहा है। हाँ, क्योंकि हर बारी में हर नए एलिमेंट के ऊपर जो एक शेल का इजाफा होता है, तो एक शेल के इजाफा होने की वजह से उसके साइज में, उसके रेडियस में, उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरीके से देखें कि हमारे कार्बन के बिल्कुल पड़ोस में कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी के बिल्कुल बराबर में कार्बन, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2L5 और इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप है 5A। अब अगर मैं नाइट्रोजन के नंबर ऑफ शेल्स देखूं तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ शेल्स मेरे पास हैं 2। जिस तरह से कार्बन के नंबर ऑफ शेल्स मेरे पास कितने हैं? कार्बन के भी नंबर ऑफ शेल्स मेरे पास 2 हैं। तो ये 2 के 2 शेल्स उठा के मैंने नाइट्रोजन के साथ रख दिए। लेकिन यहां पर कार्बन का एटॉमिक साइज बड़ा होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होगा। और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है बेटा कि कार्बन के 2 शेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 6 प्रोटॉन हैं, और नाइट्रोजन के 2 शेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 7 प्रोटॉन्स हैं। आप खुद सोचो कि किसी एक वजनदार चीज को, एक 50 किलो की चीज को रस्सी बांधकर 2 लोग खींच रहे हों, और एक 50 किलो वजनी चीज को रस्सी बांधकर 3 लोग खींच रहे हों, तो ज्यादा जो अट्रैक्शन होगी वो कहाँ होगी? जवाब दें, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। 3 लोगों पर। बिल्कुल इसी तरीके से जब 2 शेल्स को मिलकर 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अट्रैक्शन कमजोर होती है। अट्रैक्शन कमजोर होती है तो एटम का साइज बड़ा होगा। जब 2 शेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, वही 2 शेल्स को 7 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस शेल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दिस इज एटॉमिक रेडियाई। ये एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं पीडीएफ के ऊपर वापस, और अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। और अगली डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी में कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट एटम इन इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी एटम, एक्सक्यूज मी, किसी भी एटम के आखिरी शेल से, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो बेशक निकालो, और उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी आप एटम को दोगे वो एनर्जी कहलाएगी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें कि मेरे पास ये कार्बन का एटम है, और कार्बन के वैलेंस शेल में यहां पर मेरे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ये रहा।
अब अगर कोई भी एटम आकर कार्बन से कोई भी दूसरा एटम आकर या कोई भी इंसान जाकर कार्बन को बोलता है कि कार्बन प्लीज एक्सक्यूज मी, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे दें, कार्बन बोलेगा दुर्फटे मुंह, ठीक है, यही बोलेगा कार्बन कि भाई मैं क्यों दूं अपना इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कार्बन से ये चाहते हैं कि कार्बन आपको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आपको देना होगा कार्बन को कुछ ना कुछ रिटर्न में, और वो जो आप रिटर्न में उसको दोगे, तो वो रिटर्न में देने वाली चीज कहलाएगी एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी आप देंगे कार्बन को। जैसे ही कार्बन को आप एनर्जी देना शुरू करोगे, तो कार्बन बदले में आपको क्या देगा? कार्बन बदले में आपको देगा, एटम नहीं देगा, कार्बन बदले में आपको दे देगा वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितनी एनर्जी भी आपने कार्बन को दी, जिसकी वजह से कार्बन अपना वो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो गया, कामयाब हो गया आपको देने में, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे ये बताओ कि ये कार्बन है और उस कार्बन के नीचे ही मौजूद है प्यारा सा सिलिकॉन, सही। अब मैं सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, तो बताओ सिलिकॉन को भी क्या मैं उतनी ही एनर्जी दूंगा या कम दूंगा या ज्यादा दूंगा? कम देंगे। बख्तावर कहती है कम देंगे। क्यों कम देंगे, बताएं जल्दी से। क्योंकि इसके शेल्स भी ज्यादा है और ये साइज में भी बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होने की वजह से सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से 2 शेल की दूरी पर है, जबकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से 3 शेल्स की दूरी पर है। तो हमें इस दूरी का फायदा होगा और हमें उस इलेक्ट्रॉन को, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगी कम, और हमें बड़ी आसानी के साथ उसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन is greater than the ionization energy of the valence shell of वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि कार्बन के एटम्स का साइज छोटा है और सिलिकॉन के एटम्स का साइज बड़ा है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि नाइट्रोजन का भी क्या यही सूरत हाल होगी? नहीं। फिर नाइट्रोजन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या नाइट्रोजन को एनर्जी कम देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी हमारा रफीक? सर उसका शेल एक ही है। तो शेल एक है। हमें नाइट्रोजन को आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा देनी पड़ेगी, कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास शेल्स की तादाद 2 है, लेकिन कार्बन के एटम का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन के एटम का साइज छोटा है। ये भी डिस्कस किया है। और जब एटम का साइज छोटा होता है, जब एटम का साइज कम होता है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है ज्यादा, क्योंकि एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज। जब ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ एडिशंस ऑफ न्यू शेल्स, क्योंकि जब ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है। जबकि आप जब पीरियड में, while in a period left to right, atomic radii decrease because of the greater number of proton to attract the same number of shells। जब आप किसी भी पीरियड में मूव करते हो लेफ्ट से राइट की जानिब, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा। जब आप ग्रुप में जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, एटम का साइज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन हो जाती है कम और एनर्जी भी देनी पड़ती है कम। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।